खुदी को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे। अल्लाह ने बंदे से खुद पूछा, अबे वो उतरेगा कैसे। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आया तो बच्चों में एक अजीबोगरीब जोश आ चुका है कि यार अब पढ़ना है, बस किसी तरीके से आग लगा देनी है। वो एक फील आता है ना कि जो कमियां पिछले साल कर दी थी वो नहीं करूँगा, अब कुछ अलग जोश के साथ आऊँगा, आग लगा दूंगा। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में आप सबको भी पता है कि वैकेंसी भी बहुत कम है और हमें जो फाइट है वो अच्छी पोस्ट के लिए अगर करनी है तो 500 टू 1000 वैकेंसी के लिए हमें फाइट करनी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक आईएएस बनने के लिए जो फाइट करनी पड़ती है, सिलेबस भले ही ज़्यादा होता है, फाइट यहाँ पे सेम है, बस सिलेबस कम है और आसान है। ठीक है, और वही पूछा जाएगा जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आईएएस में कुछ बाहर से भी आ जाता है, तो मुश्किलें तो हैं, बट जैसा कहा जाता है कि भाई मुश्किलें कितनी भी हों, बट उन मुश्किलों के बीच में से निकल के भी कोई कितने रिसोर्सेज का मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकता है वो सफल हो जाता है। वो सफल, कोई भी ये नहीं कहेगा कम वैकेंसी थी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसका हो गया। अगर रीता का हुआ है तो लोग कहेंगे रीता इंटेलिजेंट थी, आप हारे हुए घोड़े थे इसलिए आपका नहीं हुआ। तो सिलेक्शन तो लेना ही है, और बस इतना होगा कि अब एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। वैसे भी अगर माँ बाप की भाषा में कहें तो वो तो इस बात को सीरियस नहीं लेते। माँ बाप को आप कभी भी कहिए कि पापा वैकेंसी कम है तो कहेंगे तुझे तो एक ही चाहिए, तू क्यों परेशान हो रहा है। अब तुझे एक चाहिए, ऐसे एक एक कहने वाले ही लाखों माँ बाप हैं। अगर हर बच्चा एक एक ही ले जाए तो भी लाख, 2 लाख, 4 लाख वैकेंसी चाहिए। तो ये खैर उतनी रियलिस्टिक बात नहीं है कि तुझे एक ही चाहिए, बट हाँ ये जरूर है कि हाँ एक पे कब्जा किया जा सकता है अगर बहुत एफर्ट लगाया जाए तो। अब कैसे कैसे एफर्ट लगाएंगे, क्या हमें करना होगा, वही सब चीज़ें लेकर के मैं आया हूँ। मेरा रिमोट नहीं दिख रहा है मुझे, कोई बात नहीं। रिमोट कहाँ है मेरा, दिखाऊंगा कैसे मैं उन्हें, कोई भी बात। ठीक है, हाँ। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको जो मैं लेकर आया हूँ, जो आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। हाँ, कि परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर एसएससी सीजीएल 2020 बाय अभिनय शर्मा। आपने टाइटल पे भी देख लिया होगा कि लास्ट 5 मंथ स्ट्रेटेजी पे हम बात कर रहे हैं कि बचे हुए 5 महीनों में, आपको पता है मई में पेपर है, और मई का मतलब बीच में जितना भी है बाकी का टाइम रिवीजन के लिए चाहिए। इन 5 महीनों का क्या हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, क्या हमें करना होगा, एक बार मुझे दे दीजिए, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा। ठीक है भाई, तो इन सब चीज़ों पे ही मैं बात करूंगा, इन सब चीज़ों पे ही आज की हमारी क्लास है। टेलीग्राम में डाल दिया है बच्चों के लिए, डाल दिया। रोज एक ही गलती करोगे ना तो बस बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। अब देखिए क्या है कि तैयारी पूरी करते नहीं, सबसे बड़ी हमारी दिक्कत क्या है जो मैं बताता हूँ कि हम तैयारी पूरी करते नहीं और सिलेक्शन के लिए उम्मीद रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिन में सपने देखने के जैसा। मतलब तैयारी हम पूरी करेंगे नहीं और फिर दोष मर देंगे मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ। देखिए इसमें भी तो सिलेक्शन होंगे ही कुछ ना कुछ लोगों के, 2-4 हज़ार लोग तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। तो वो कैसे होंगे, तो आपको मालूम है कि पढ़ के ही होंगे। तो ये करना आप बंद कर दीजिए कि हम तैयारी पूरी ना करें, उम्मीद सिलेक्शन की। ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा दुख देती है। ये ऐसे भी समझ सकते हैं आप अपनी भाषा में इस बात को कि कुछ लड़के होते हैं जिनके रोज ब्रेकअप होते हैं। अफेयर हुआ नहीं, ब्रेकअप हो गया, इसी दुख में है। तैयारी पूरी हुई नहीं, उम्मीद सिलेक्शन की है। तो इस तरीके की उम्मीदें पालना एकदम गलत है, निहायती गलत है कि आपने तैयारी नहीं की, आपको उम्मीद सिलेक्शन की। कभी सिलेक्शन नहीं होगा, पहले तैयारी करिए पूरी। अच्छा, पूरी तैयारी का क्या अर्थ है, मैंने लिखा है पूरी तैयारी का अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हो कि किसी भी एग्जाम के लिए मुझे जो कुछ भी तैयारी करनी चाहिए थी मैं कर चुका हूं। यानी कि मैं अपनी क्षमता अनुसार, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं मैक्सिमम पढ़ सकता था, याद कर सकता था, उतना काम मैंने कर लिया। पूरी तैयारी का मतलब बस इतना ही है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पूरी तैयारी का मतलब है कि आपने सारी एनसीईआरटी रट ली। अरे आपकी कैपेसिटी नहीं है एनसीईआरटी रटने की, होती तो आप आईएएस का एग्जाम नहीं निकाल देते। मेरा मतलब है कि जितना आप ताकत लगा सकते हैं, अपना 100% एफर्ट जो आप लगा सकते हैं, क्या उतनी तैयारी आपने कर ली है। पूरी तैयारी से मेरा मतलब वही है कि आपने अपना 100% दे दिया है या नहीं दिया है। तो इसका जवाब मिलना चाहिए कि हाँ, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना 100% दे दिया है तो समझो कि आपका सिलेक्शन श्योर है कि वो होगा ही होगा। ठीक है,
आगे की बात, आगे की बात क्या है, देखिए पढ़िए ध्यान से, बड़े अच्छे अच्छे लिखा है। मैक्सिमम स्टूडेंट जब सिलेक्शन नहीं होता तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे और अपने मन को सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन इससे क्या होगा? अगर आपका सिलेक्शन कई दिन हो गए, कई साल आपको तैयारी करते हुए हो गए और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हर साल आप नया बहाना, अरे इस बार ना मेरी स्पीड कम रह गई थी, इस बार ना मैं मॉक टेस्ट में तो अच्छा कर रहा था, पेपर में नहीं कर पाया, इस बार ना मैं रात में ठीक से सो नहीं पाया था, इसीलिए पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। देखिए आज जमाना ऐसा है कि कोई भी आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगा, आप खुद नहीं सुन पाएंगे, कोई बहाना नहीं चलता। आप फेल हैं, आप असफल हैं, मतलब आप असफल हैं, आपको लोगों के ताने गालियां सब सुननी पड़ेंगी। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पैसे की पहचान, यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। यहाँ हर चीज आपके सफल होने से है। यहाँ तक हालात ये कहते हैं या लोग ये बताते हैं कि अगर आपका कोई अपना भी है, वो भी सिर्फ इसलिए आपका साथ छोड़ के चला जाता है कि सामने वाला क्लर्क आपसे बेहतर मिल गया। लोग, हर कोई इंसान इस दुनिया में कोई भी हो, सब बेहतर विकल्प की तलाश में, बेहतर ऑप्शन की तलाश में। तो आपको अपने आप को बेहतर ऑप्शन बनाना पड़ेगा, आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना पड़ेगा, कोई उसका चारा नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे अभी आपको पता है कि 5 महीने हैं, जब ये महीने 2 रह जाएंगे तो बहुत से बच्चे तब जागेंगे, यार अब मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि कैसे नहीं होगा, ऐसा सोचेंगे। लास्ट के 10 दिन रह जाएंगे तो लगेगा यार 1 महीना और होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्यों? जब समय था तो पढ़े नहीं, जब समय नहीं है तो समय अब आपका गीत गा रहे हैं, अरे वक्त कम मिला नहीं तो मैं सेलेक्ट हो जाता। अभी पूरे के पूरे 5 से भी ज़्यादा महीने आपके पास हैं और ये एक एसएससी की तैयारी के लिए बेहतर समय है, बेहतर से भी बेहतर समय है कि आप इतने समय में एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि जब पेपर में 1 महीना रह जाएगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि काश 1 मंथ और मिल जाता तो बात बन जाती। तो अभी तो 1 मंथ की आप बात कर रहे हैं और उससे पहले आपके पास अभी जो 5 मंथ्स हैं उसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? कोई फायदा नहीं है। तो अभी ये बात सोच लें, अभी अपने कमरे में टांग लें कि बेटा जब कम वक्त रह जाएगा तब मैं क्या करूंगा, बेटा जब कम वक्त रह जाएगा तब मैं क्या करूंगा। अभी तो 5 महीने हैं, अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं, अभी मैं अपना हर दिन खराब किए जा रहा हूं। 4-5 बड़े बड़े चार्ट लाके रूम में चिपकाइए जिसमें लिखिए ये सब बातें। बेटा सिलेक्शन नहीं होगा तो लोगों के ताने बर्दाश्त कर पाएगा? बेटा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या ऋतु से शादी कर पाएगा? बेटा सिलेक्शन नहीं होगा तो कैसे तू जी पाएगा? लोगों के तानों से, लोगों की गालियों से बच पाएगा? क्या ये समाज तुझे सम्मान देगा? क्या अभी वक्त है, तू इसे हाथ से मत जाने दे। ऐसी कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख के अभी अपने रूम में टांग लो। अगर सच में मोटिवेट, क्योंकि रोज अगर एक वीडियो मोटिवेशन के लिए देखोगे और समय खराब करोगे तो वो भी जिंदगी खराब करने जैसा है। रोज रोज आप मोटिवेशन की वीडियो नहीं देख सकते, रोज रोज आप स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देख सकते। आज देख रहे हो तो अपने कमरे में ये लाइनें चिपका लो, छाप लो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में पढ़ के सिलेक्शन लेना है। बड़ा बड़ा लिख दो, मोबाइल मत यूज कर, वॉलपेपर पे लगा लो, मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो, मोबाइल मत यूज कर, ये तुझे यूज कर रहा है, खा जाएगा तुझे। इस तरीके की बातें अगर आप लिख लेते हो तो मैं समझता हूं कि शायद आप दिन में 2-4 घंटे पढ़ पाओगे। समय मत बर्बाद कर, दोस्ती मत निभा, रख दे उसका फोन तो आता रहेगा। ये सब ऐसी ऐसी लाइनें लिख करके अपने रूम में चिपका लो। आज सोच लो कि बस अब मुझे पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में फिर नहीं तो यही गीत गाते रहोगे कि जब समय था तो पढ़े नहीं, अब लगता है समय कम पड़ रहा है। जैसे जैसे उम्र गुजरती जाएगी, जैसे जैसे अटेम्प्ट निकलते जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर बनता चला जाएगा। अब क्या होगा, पहले लगता है अरे अभी तो मैं 19 का ही हुआ हूं, अभी क्या है, फिर 20 के हो जाओगे देखते देखते, फिर पता चलेगा 21 के हुए, तब एसएससी ने रिजल्ट 3 साल बाद दिया, 24 के हो गए। और 24, 25, 26 सारी जवानी अगर एसएससी में ही निकल जाएगी तो फिर काम क्या आएगा, आगे काम क्या आएगा। मैं वही कहता हूं ना कि जब लोग सेलेक्ट होकर नौकरी ले पाते हैं 27, 28, 29 साल की उम्र हो जाती है तो एनर्जी नहीं बचती जीने के लिए। पैसा होता है, थोड़ा वक्त भी होता है, बट एनर्जी नहीं बचती। आज एनर्जी है, वक्त है, पैसा नहीं है। तो ये जिंदगी का देखिए
पैराडॉक्स हैं, ये लाइफ के यही पैराडॉक्स हैं कि जब जो चाहोगे तब नहीं मिलेगा, और जब होगा तब उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी होगी। ये हर एक स्थिति में ही है। जो लोग आज इन सब बातों से परेशान होकर रोते हैं, वो मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं अपना दिल निकाल के दे दूं, उसके कदमों में रख दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। अरे रखना है तो किडनी रख दे भाई, बेच के आईफोन ले लेगी। ये सबसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इन सब बातों को जब आज से 3 साल बाद याद करोगे तो लगेगा यार मैंने अपनी जिंदगी का वो क्रूशियल टाइम खत्म कर दिया। जब वक्त था तो मैं पढ़ सकता था, जब वक्त था तो मैं कर सकता था। मैं अपने सामने देखता हूं ना, मैं अपने रिश्तेदारी में अपने सामने लोगों को देखता हूं कि जब वक्त था तो 12th नहीं पास किया ठीक से, 10th नहीं पास किया। उस वक्त हमें मतलब नहीं समझ पाते हैं। वो तो 10th-12th में तो माँ बाप समझाते हैं कि 10th और 12th का कितना मतलब है, कितना मीनिंग है। अभी मैं समझा रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद अगर 1-2 साल और हाथ से फिसल गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा जीवन में करने को, सिर्फ निराशा के अलावा, और कोई साथ नहीं देगा। अभी मैं फिर भी सिंपैथी दिखाता हूँ, तब भी सिंपैथी दिखाऊंगा, बट ऐसे लोग कम मिलेंगे जो असफल लोगों से बात भी करना पसंद करते हैं। क्या आप चाहते हो जीवन के 4 या 5 साल बाद आप एक असफल इंसान के रूप में रहो, जहां आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, आप सिर्फ अकेले हो? क्योंकि सफलता में सब साथ हैं, असफलता में कोई भी साथ खड़ा नहीं होगा, पीठ थपथपाने के लिए भी। इतनी सी बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने एसएससी की तैयारी शुरू करी दी है, अगर आपने एसएससी की तैयारी शुरू करी दी है तो अपना एक टारगेट स्कोर बना लीजिए कि मुझे एसएससी के अंदर 170 प्लस स्कोर करना है। क्योंकि जब भी हम जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट मैंने बना लिया कि मेरा 170 नंबर मुझे स्कोर करना है। मान लेते हैं कि कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है तो वो सोचेगा कि मैं मैथ्स में 50 करने की कोशिश करूंगा। मेरी जो मैथ्स में अच्छा है वो रीजनिंग में भी 50 करने की कोशिश करेगा और कर भी लेगा। अब मान लेते हैं इंग्लिश आपकी वीक है, मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले लोग होते हैं, तो फिर भी उनको इतना सोचना पड़ेगा कि मैं 35 नंबर इंग्लिश और जीएस में लेके आऊं, तभी बात बनेगी। मतलब ऐसा कुछ टारगेट आप बना लीजिए। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है, आज एसएससी में कट ऑफ 70% क्यों जा रही है? आज सिलेक्शन के लिए एसएससी में क्यों 85% 90% चाहिए? उसकी वजह यही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको अपने टारगेट्स ऊंचे रखने पड़ेंगे। अब वो दौर नहीं रहा कि 84 नंबर पे प्री निकल जाएगा, 2012 में निकल जाता था 84 नंबर, 83.25 कट ऑफ गई थी, हम 108 नंबर लेके आए थे, दवा की प्री निकला था हमारा 108 पे। आज शायद मुझे लगता है 108 वाली की तरफ नहीं देखेगा कोई, जो हालात है। बट हम इसका रोना नहीं रो सकते। उस वक्त रिसोर्सेज कम थे, आज रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। लेकिन वही है कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हम उनका उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा कर पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। उस टाइम किताबें थीं, तो हम किताबें जब खोल के बैठते थे तो हमारे पास कुछ और देखने के लिए नहीं होता था। आज जब आप यूट्यूब पे क्लास लेने बैठते हो तो 36 चीज़ें और होती हैं यूट्यूब पे, और एंटरटेनमेंट किसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन आपको नहीं पता कि जिस इंटरटेनमेंट की तलाश में आज आप हो, जो इंटरटेनमेंट आज आप ले रहे हो, यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बनेगा, ये आपकी जिंदगी का मजाक बनेगा। देखते जाओ आगे आगे, जो मैं बातें कह रहा हूं बिल्कुल सही है। मैं तो ये मानता हूं कि आप असफल हो गए, आपकी उम्र 25-26 साल हो गई, माँ बाप से रिचार्ज के पैसे मांग रहे हो आप, इसमें भी शर्म की बात है। और 2-4 बार मांगने के बाद तो वो भी मना कर देते हैं। और सही बात भी है कि माँ बाप भी बच्चे को कब तक पालें? आपको उन्होंने ग्रेजुएशन करा दिया और एक स्तर पे बिठा दिया, अब आपका फर्ज है कि जीवन में आप उनके लिए क्या करोगे। सोचिए, आप मुझे बताइए कि 22-23 साल में बच्चा ग्रेजुएशन करके पहुंच पाता है और 1-2 साल माँ बाप तैयारी भी करा देते हैं, उसके बाद ताने देते हैं, तो क्या गलत है? 22-23 साल तक उन्होंने आपको ढोया, आप 2-4-5 साल उनका जीवन बचाए, 10 साल उसमें आप उनको नहीं ढो पा रहे, उनको आप एक जीवन नहीं दे पा रहे। सोचिए आप क्या आप बदला उतार देंगे? नहीं कर पा रहे। तो इसका अफसोस आपको रहना चाहिए, और अफसोस रह जाता है। आज जितने भी माँ बाप मैं देखता हूं जिनको हार्ट अटैक आ गया, बीमार हो गए, डायबिटीज बढ़ गई, वो माँ बाप हैं जिनके औलाद, जिनके बच्चे सही समय पे काबिल नहीं बन पाए। बच्चों ने जब घर की डोरबाग संभालने की बात थी तो उस वक्त पीछे हट गए, और माँ बाप लगातार काम करते रहे, लगातार। कब तक वो काम करते रहेंगे आप बताइए ना? उनके दर्द को भी समझिए ना। मैंने भी तो समझा ना अपने माँ बाप के दर्द को। मेरी माँ हमेशा मुझे बताया करती थी बचपन से कि बेटा मैं तेरे लिए दूध भी गर्म करती थी ना तो गैस नहीं थी उस टाइम, और बार बार चूल्हा जलाना संभव नहीं था, या चूल्हा जलाती भी तो लकड़ी
जो है वो होती, तो मैं गत्ते रख लिया करती थी सामान के। कुछ गत्ता आया, अखबार, अखबार से मैंने तुझे दूध गर्म कर करके पिलाया है। अखबार का टुकड़ा कहीं मिल गया, कागज का टुकड़ा, दवाई का डब्बा आया तो जो उसके ऊपर कागज आता है लपटा हुआ, वो मैंने रख लिया और उससे गर्म कर करके। तो हमने उस बात को समझा। कहीं ना कहीं माँ बाप भी बच्चों को ना ये चीज फील नहीं करा पाते, अपना दर्द नहीं फील करा पाते कि हमने कैसे कैसे तुम्हें पाला है। और अगर फील कराते हैं तो वो बच्चे बड़े बेकार हैं या दुर्भाग्यशाली हैं जो उस दर्द को फील नहीं कर पा रहे। सही मायने में अगर आप 1 साल तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो मेरा यह मानना है कि आप ठीक है एसएससी में टॉप पोस्ट में सेलेक्ट नहीं होंगे, आप सीएचएसएल तो निकालेंगे, आप एमटीएस तो निकालेंगे, एटलीस्ट आप इतना तो करेंगे कि 20-22 हजार आपकी सैलरी आ रही है, कम से कम आप अपना खर्चा तो निकालेंगे। अगर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी सीजीएल की करते हो तो कोई ना कोई छोटा मोटा एग्जाम आप जरूर निकाल दोगे, बट आप करते ही नहीं हो। मुद्दा यही है, दुख इसी बात का है कि आप तैयारी करते ही नहीं हो। यह आपकी बहुत बड़ी और बहुत बेकार भूल है जीवन की, जो आपको बाद में पछताने का मौका भी नहीं देगी, खत्म हो जाएगी जिंदगी। किस बात का रोना है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ऑप्शन क्या है, और क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं है, ही नहीं कुछ। यही ऑप्शन है एक, पढ़ाई। इसी से जीवन को बदला जा सकता है। ना माँ बाप 5-10 लाख रुपए दे सकते हैं कि आप उनको लेकर के एक बिजनेस शुरू कर लो, नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज की तैयारी शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। तो मेरा टारगेट अभी सिर्फ एक टारगेट होगा कि मुझे प्री के अंदर 170 मार्क्स लेके आना है। मुझे प्री के अंदर 170 मार्क्स लेके आना है। कैसे कैसे, मैं अभी सिर्फ लिखूंगा कि मैथ्स में मैं 50 मार्क्स ला रहा हूं, और रीजनिंग में मैं 50 ला रहा हूं, और इंग्लिश और जीएस में 35-35। कैसे लाऊंगा ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है? आगे बढ़े, एक एक बात। सबसे बड़ी बात कि भाई टेस्ट सीरीज का क्या रोल है, टेस्ट सीरीज आपके जीवन में क्या है, मॉक टेस्ट आपके जीवन में क्या रोल निभाते हैं। देखिए, हम रिसोर्सेस का सही मायनों में फायदा ही नहीं ले पा रहे। मैं आपको सच बता रहा हूं। आज एक बात मुझे बताइए आप कि कितने चैनल हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं हमारी तरह, जैसे हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कोई जीएस भी पढ़ा रहा होगा, कोई रीजनिंग भी पढ़ा रहा होगा, बट बच्चे इतना नहीं कर पाते कि अपने लिए, आपने अपने लिए कॉमेडी की तो अच्छी अच्छी वीडियो आप निकाल लेते हो। क्लास में 11 लड़कियों में से एक लड़कियां भी आप अपने लिए चुन लेते हो, ये तुम्हारी भाभी बनेगी। और यूट्यूब पे जो वीडियो पढ़ाई के लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स की निकालनी है, वो आप नहीं निकाल पाते हो। बच्चे चिल्ला चिल्ला के पूछते हैं, सर टेस्ट सीरीज बताओ कोई। अरे भाई, हर कोई फ्री टेस्ट सीरीज करा रहा है, क्यों नहीं फायदा लेते तुम? खुद का पैसा नहीं है ना, इसीलिए मजा आता है आग लगाने में। पापा कमा रहे, पापा मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है, पापा मुझे टेस्ट सीरीज लेनी है। पापा को क्या पता कि टेस्ट सीरीज तो फ्री भी मिल रही है। अन अकेडमी पे पूरे महीने में ना जाने कितनी टेस्ट सीरीज फ्री होती हैं, खुद हमारी मैथ्स की भी है। लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या बैठ गया है कि फ्री वाली चीज अच्छी नहीं होती, जो फ्री में मिल रही है वो अच्छी नहीं है। और जब 2 के साथ 1 कपड़ा फ्री है तो उसको तुरंत ले आते हैं, 2 के साथ 1 फ्री था तो मैं ले आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्री मार्केटिंग के साथ साथ ऐसा नहीं है, टीचिंग एक बहुत ही इथिकल जॉब है। हम कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकते, मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता कि मैं फ्री के नाम पे आपको कुछ भी गलत पढ़ा दूंगा या फ्री के नाम पे अपनी इंटेंसिटी कम कर लूंगा पढ़ाने की। बिल्कुल नहीं, 100% एफर्ट लगाता हूं। ऐसे ही कोई भी टीचर जो होता है वो अपने नैतिक मूल्यों के साथ चलता है, उसकी अपनी इथिकल वैल्यू है, उनको बनाए रखने के लिए वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि फ्री में आपको कुछ भी खराब चीज दे, अच्छा ही देता है। तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और कौन सी जरूरी है? फ्री वाले, फ्री वाले। मैं अगर एक आज सही मायनों में बात बताऊं तो ये है कि जो फ्री में चीजें मिल रही हैं, चाहे तो कोई कोर्स मिल रहा हो, चाहे कोई मॉक टेस्ट मिल रहा हो, वो बड़ा जेन्युइन है, समझ रहे हो आप, बड़ा जेन्युइन है। बट दिक्कत कहां पे है? जब पेड पढ़ाना हो, पेड देना हो, तो अब टीचर के पास जब जेन्युइन तो सारा ही दे दिया, बचता कुछ नहीं है, तो वो फिर अनाप शनाप सवाल पूछता है, अनाप शनाप सवाल कराएगा, आपको लगता है यहां पे कुछ अलग मिल रहा है। आज कुछ अलग देने के चक्कर में कितने सारे अध्यापक, कितनी सारे टेस्ट सीरीज वाले भटक गए अलग देने के चक्कर में। जबकि जो जेन्युइन था वो तो वो फ्री में ही दे देते हैं, सब कुछ पढ़ा दिया, अच्छा चल रहा था। अब पेड में बच्चा आया पैसे लगा के, तो कुछ अलग देना है, अलग देने के चक्कर में सिलेबस से बाहर हो गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी कि टेस्ट सीरीज देने हैं और मॉक की अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलर इवेल्युएट करना है, सबसे जरूरी चीज है। आप सोचोगे इससे फायदा क्या होगा? देखिए, मैं अपने टाइम पे, लोग कहते हैं कि सर आपने टेस्ट सीरीज दी, तो मैं कहता हूं मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या था भाई, 120-30 नंबर लाना आसानी से कर सकते थे स्कोर, और सिलेक्शन हो जाता था, उतने पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, तो हमारे लिए मुश्किलें उतनी नहीं थी। मुश्किलें किन के लिए? जो अब बच्चा दे रहा है,
उसके लिए अपनी कमी, क्योंकि हमारे टाइम पे उतनी गलतियां भी नहीं होती थी, क्योंकि गलतियां जितनी होती थी वो मान्य थी। लेकिन अब जब आपको स्कोर ही 170 लाना है तो आप ज्यादा गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास मौका नहीं है कि आप सीधे एसएससी के एग्जाम में जाके अपनी गलतियों को आजमाएं। ये मौका नहीं है ना बच्चों के पास। तो आपको मॉक टेस्ट में ही वो गलतियां ढूंढनी होंगी, अपनी इवेल्युएट करना होगा खुद को कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, ये गलती कहीं मुझसे पेपर में तो नहीं होगी। इससे होता क्या है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आप सीख जाओगे कि भाई स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। पेपर के अंदर जो हम नहीं कर पाते, अगर हम मॉक टेस्ट को यही मानकर दें कि वो एग्जैक्ट एग्जाम दे रहे हैं हम, तो स्ट्रेस मैनेज करना। दूसरा, टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज करना, हम पेपर के अंदर टाइम मैनेज नहीं कर पाते, बल्कि हम अपनी प्रिपरेशन का जो टाइम है उसको भी मैनेज कर सकते हैं इससे। मान लेते हैं मैंने टेस्ट सीरीज दी, मेरे 120 नंबर आए, तो मैं देख लूंगा यार अभी तक मैंने 80 नंबर का पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब मैं स्लो चल रहा हूं, क्या मैं पढ़ पाऊंगा बचे हुए 3 महीने में? तो आपकी तैयारी को ये जो टेस्ट सीरीज है ये बूस्ट करती है, बूस्ट करती है, यानी कि एक स्पीड दे देती है कि भाई अभी आपने ये छोड़ा हुआ है, ये अभी आपको और पढ़ना है, स्पीड अप, वो स्पीड हो जाती है आपकी टेस्ट सीरीज। तीसरी सबसे बड़ा फायदा क्या है? तुक्का मारने की क्षमता। आपको पता लग जाता है कि आप अगर तुक्का मार रहे हो, आप अपना गैस कर रहे हो, आपका गैस कैसा है। भाई मैंने क्या है कि 100 सवाल थे, 80 किए और 20 में मैंने तुक्का लिया। तुक्का का मतलब जय माता दी वाला नहीं, मैंने देखा यार कि ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे कई बार मैं आपको बताता भी हूं कि मान लेते हैं उसने बोला है एवरेज का ही सवाल है कि एवरेज स्कोर 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया। अब ऑप्शन क्या होते हैं? 38 होगा, मान लेते हैं उत्तर 38 है इसका, तो वो ऑप्शन में 43 जरूर देगा। फिर कैसे देगा ऑप्शन? 45, 44। तो आपको क्या देखना है कि एवरेज 5 बढ़ गया और उसने पहले वाला पूछा है तो मैं 38 लगाऊंगा, और बाद वाला पूछा है तो 43। ये बहुत रेयर ही नहीं, मतलब एसएससी के एग्जाम में मैंने देखा है कि ये वाला तरीका इतना फिट बैठता है कि कोई चीज बढ़ गई, मान लेते 5 बढ़ी, तो दोनों ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में, 5 बढ़ने वाले दोनों। इसका मतलब बाद वाली पूछिए तो ये हो गया, पहले वाला पूछा है तो ये। तो इस तरीके की जो ट्रिक्स हैं जो हम तुक्के में सीखते हैं, तुक्का लगाना, वो हमें मॉक टेस्ट के अंदर लगाना चाहिए ताकि हमें पता लग जाए। अगर मान लेते हैं मैं बार बार लगा रहा हूं और बार बार मेरा गैस गलत हो रहा है, 10 बार लगाया, 15 बार लगाया, तो फिर मुझे समझ जाना चाहिए कि मुझे तुक्का नहीं मारना है पेपर के अंदर। बट आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई आपको 80 सवाल आ रहे हैं पेपर के अंदर, आपको 80 आ रहे हैं और आप 80 कराए, क्योंकि कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट होगा, हम हो कोई भी हो, 80 अगर करके आओगे तो 75 ही ठीक हो पाते। वैसे ही 150 नंबर है और 150 आपको पता है 147 तो कट ऑफ ही जा रही है, फिर फायदा क्या है? अगर आपको 80 आ रहे हैं तो आप पेपर के अंदर ही ये समझ जाओ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही समझ जाओ। कैसे होगा? जब मैं बचे हुए 20 क्वेश्चन में गैस मारूंगा तब होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि हो तो वैसे भी नहीं रहा, आपको ये पेपर के अंदर ही सोचनी पड़ेगी बात। कई बच्चे मैंने देखा है 70 क्वेश्चन आए, कहते हैं 70 ही हो पाए सर, तुक्का मैंने नहीं मारा। फायदा क्या आपने तुक्का नहीं मारा? आपको तो पेपर के अंदर बैठ के ही दिख गया होगा कि 70 का मतलब 140, 10 वैसे कम हो जाएंगे, 130 पे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो भाई जब आपको पता लग ही गया कि नहीं होगा तो भाग्य अजमाने में क्या गुनाह है? अजमाइए फिर भाग्य। तो ये जो मैंने 20 लिखा है, इन 20 सवालों को करना भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर 50-50 चांस है तो आपको 50-50 चांस लेना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब प्री में रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा से एक बात समझाता आया हूं कि प्री में रीजनिंग के लिए अब कोई ज़्यादा एफर्ट मत लगाओ। अगर कहीं पे भी फ्री क्लासेस मिल रही हैं तो वो कर लो, बाकी ईयर वाइज प्रैक्टिस सेट ले लो। ईयर वाइज बस ये प्रैक्टिस सेट लगा लो आप। पहले 50-50 क्वेश्चन का हुआ करता था, तो 50-50 क्वेश्चन का सेट लगाओ। अभी तो 25 क्वेश्चन आते हैं, बट रीजनिंग का पैटर्न एकदम वही है, बदला नहीं है। आप चाहो तो अभी पीछे से लगाना शुरू कर सकते हो जो अब आ रहा है पेपर का पैटर्न, क्योंकि पहले वाले में कुछ सवाल अब नहीं आते, क्योंकि पहले 50 सवाल आते थे, अब 25 आते हैं। तो आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा कि अब कौन से 25 सवाल आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे फ्री क्लासेस मिल रही है, कोर्स मिल रहा है तो देख लो, फ्री स्पेशल क्लासेस देख लो। अनअकैडमी पे अभिषेक शर्मा पढ़ाते हैं। और अगर आपको इसके अलावा और कुछ करना है तो बस ये ईयर वाइज कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लो, किसी भी पब्लिकेशन का, किरनिया विरनिया का, जो भी खरीदना चाहते हो वो खरीद लो, और इसके अलावा कुछ और नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएस, देखिए जीएस में आप देख रहे हो कि करंट अफेयर बहुत ज्यादा आ रही है, करंट अफेयर बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब 5 महीने में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी तरफ से पढ़ पाएं, अपनी तरफ से नोट्स बना पाएं, पॉसिबल नहीं है।
तो अब आप कोई एक ऐसा जेन्युइन टीचर पकड़ लीजिए, जीटी, जीटी की फुल फॉर्म होती है जेन्युइन टीचर। यूट्यूब पे ही पकड़ लीजिए, कोई भी जो आपको ठीक लगता है। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, वाईफाई स्टडी है या कहीं भी आपको लगता है कि जो टीचर डेली करंट अफेयर पढ़ा रहा है तो उसका वीकली वाला करंट अफेयर। देखिए टीचर क्या करता है, देखिए सबको अपना अपना काम चलाना है। वो सुबह सुबह वीडियो डालेगा, फिर कहेगा कि कंपाइल करके पढ़ा रहा हूँ पूरे महीने का, फिर वही पेपर के लास्ट में कहेगा 5 महीने का पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब तुम्हें भैया 5 महीने का ही पढ़ाना था तो बच्चों का रोज का 1 घंटा क्यों खा रहे थे? तो आप इसमें से डिसाइड कर लो, एक ही पे जाना। ऐसा नहीं है कि अभी 1-1 घंटा भी अपना रोज का खराब करते रहो, वीकली भी खराब करते रहो। जो मैराथन चलती हैं आजकल, तो पता नहीं क्या नाम आ गया मैराथन, हमने तो दौड़ सुनी थी मैराथन, अब क्लास भी मैराथन। कोई कैसे पढ़ लेगा 12 घंटे की क्लास, और ऊपर से क्या लिखा रहेगा, यूट्यूब इतिहास की सबसे बड़ी मैराथन, भाग रहा टीचर, बच्चा भाग रहा। अरे भैया ये दौड़ हो रही है क्या, मैराथन? पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कूल माइंड में, न्यूटन साहब ने भी कहा था आधा पौना घंटा हो सकती है बस। आप 12 घंटे पढ़ा रहे हो, या तो आप खुद पागल हो गए या होने वाले हो। ये सब मत करो, कुछ नहीं रखा इन मैराथन सैराथन में। मैं तो देखो जो मन में है वही बोलता हूँ जी, सीधा सीधा मतलब है। अपन नहीं चला सकते, अपन ऐसा नहीं कर सकते। अगर अपन को 4 घंटे भी पढ़ाना है तो 1-1 घंटे की 4 क्लास सुबह दोपहर शाम रख देंगे। वो नहीं, गाना नहीं सुना था, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, हम दोपहर में भी चाह लेंगे, बस इतना हमसे हो सकता है, सांझ सवेरे और दोपहर, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए पढ़ाई का लोड इतना ज्यादा डाल देना, होता क्या है, मैं देखिए आपको बता रहा हूं। आज आप कहते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन है, क्यों है पता है? आपने अपने दिमाग पे बहुत लोड डाल दिया। आप एक टीचर काम की बातें 8 बताने आया करंट अफेयर में, कोई भी 15 उसने और बता दी, जैसे अकबर की कहानी है, अकबर की नानी का नाम, तो हमारे दिमाग में विचार बहुत आ जाते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं है, दिमाग में विचारों की अधिकता ही एंजाइटी है, कि हर वक्त आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो अपने दिमाग को इतना भी इंगेज मत करिए, पढ़ाई में इतना भी मत डुबोइए कि अब आपके दिमाग में वही चल रहा है, आप पागल हो जाएंगे। यार जीवन से बढ़ के थोड़ी कुछ है। जब लास्ट में ऐसा लगने लगे कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तो सोच लिया करो भाड़ में जाए सब, सोएंगे अपन, हटाओ। क्या होगा? नौकरी नहीं लगेगी, मर जाएंगे। किसी भी गुरुद्वारे पर रह लेंगे, कुछ भी काम कर लेंगे, चप्पल बेच लेंगे, जूता बेच लेंगे, पजामा सिल लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। इतना सोच लिया करो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जीवन में अगर हम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी सोच के चलेंगे तो दुख कभी नहीं होगा। बुरा सा बुरा क्या होगा, 1 साल की तैयारी करूंगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर में कोई काम नहीं होता। और इसका लाइव एग्जाम्पल हमने क्रिकेट में देखा है। कोई कितना भी बढ़िया बैट्समैन हो, अगर प्रेशर आ जाए, 4 खिलाड़ी आउट हो गए, तो फिर विराट कोहली भी कुछ कर नहीं पाता। बहुत रेयर ही खिलाड़ी होते हैं जो प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, या अगर कर भी दे तो समझ लो प्रेशर उतना नहीं हुआ था। ये बात बहुत फैक्ट है। तो अपने दिमाग पे हावी मत होने दो किसी चीज को, ये मान के चलो मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा हूं, होगा होगा, नहीं होगा और अच्छी बात है, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रेशर में हर वक्त यही कैसा पेपर आ जाएगा, मैं जो पढ़ रहा हूं वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, अगर यही सब सोचते रहेंगे तो कभी नहीं होगा। बाकी अब नोट्स बनाने का वक्त मैंने पहले बताया था आपको कि खुद से बनाओ, बट आपने नहीं बनाए, तो अब तक नहीं बनाए तो किसी के बने हुए नोट्स ले लीजिए। बट जीएस का कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं जा सकता। जीएस को डेली कम से कम 2 घंटे दो। मैं इसलिए टीचर को अवॉइड करने के लिए बोलता हूं कि 2 घंटे में आप टीचर से ज्यादा पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि देखिए टीचर एक आदमी है जो सब बच्चों को लेकर पढ़ा रहा है। एक आदमी है, देखिए मैथ तो खुद से नहीं पढ़ी जा सकती, एक आदमी है जिसको इस बच्चे को भी लेके चलना है, इस बच्चे को भी, तो ये क्या करेगा, एक ही बात को 4-4 5-5 बात पढ़ाएगा। टीचर बेसिकली क्या कहता है कि हम तो उस बच्चे को लेके चल रहे हैं जिसे कुछ नहीं आता। अब आप सोचिए जिसे कुछ नहीं आता उसका सिलेक्शन तो होने से रहा, उसमें आपका भी समय जा रहा है। टीचर को एक ही बात 5-5 बार बोलनी पड़ रही है। किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया, फिर से समझाओ, फिर वो उसे समझा रहा है, तो इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। जीएस आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, किसी भी टीचर के नोट्स अवेलेबल करा लो, अपने लिए नोट्स ले लो। उसमें आपको लगता है कुछ चीजें कम है, खुद से ऐड कर लो। अब अपने नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा है उतना, करंट अफेयर के नोट्स ले लो किसी भी टीचर के। नोट्स या पीडीएफ से पढ़ना बेहतर है इस वक्त जीएस वीडियो से पढ़ने से। अच्छा, मैं अगर जीएस के बारे में कहूं तो अवॉइड वीडियो, फॉलो नोट्स पीडीएफ। जो टीचर्स नोट्स देते हैं पीडीएफ नोट्स, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो टीचर की बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लो कि उसने क्या पढ़ाया है, बस इसके अलावा कुछ मत देखो। अवॉइड वीडियो करो, वीडियो मत देखो। क्योंकि मुझे लगता है एक, क्यों भाई मैं गलत बोल रहा हूं,
क्योंकि अगर 1 घंटे में जो तुम एक वीडियो खत्म करोगे वो पूरा एक पन्ने पे लिखा हुआ सामान आप ऐसे 5 पन्ने पढ़ लोगे 1 घंटे में। क्योंकि भाई टीचर तो बार बार बोल रहा है और बातें बता रहा है, क्योंकि समय अब कम बचा है। तो मेरा मानना यही है कि अब आप वीडियो अवॉइड कर सकते हो और पीडीएफ फॉलो कर सकते हो किसी भी टीचर की। ये बात एकदम सत्य है, कोई दिल पे ना ले ऐसा। रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपने उसमें से बुक्स याद की हैं, तो आपको रेगुलर रिवीजन रखना पड़ेगा। जैसे आप रोज 10 वोकैब याद कर रहे हो, 10 से तो अब कुछ नहीं होगा, 50 कर रहे हो मान लेते हैं, तो अगले दिन जब वो 50 करोगे तो इनको भी रिवाइज कर लोगे। जब आपको लग जाए, फिर आपने अगले दिन 50 की तो इनको रिवाइज कर लिया, फिर आपको लगेगा यार अब ये तो मुझे याद हो ही गई, इनमें मैं गलतियां नहीं कर रहा हूं, फिर इन वाली को छोड़ लो, केवल पिछली वाली 50 यहाँ पे याद करो। फिर इस तरीके से सीक्वेंस बनती चली जाएगी। क्योंकि अगर 2 बार 3 बार पढ़ लोगे तो उतना काफ़ी है, दिमाग में छप जाता है। कई बार हमें ऐसी फीलिंग जरूर आती है यार मुझे तो याद ही नहीं है बातें, क्या होगा। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ें हम याद करते हैं तो वो तुरंत हमारी जीभ पे नहीं रहती, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जब कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो जब पेपर में आएगी तो हमें याद आ जाएगा। तो ऐसे मत कभी घबराया करो मैं तो सब कुछ भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा। फिर भी जिन लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है याद वगैरह करने में, तो विटामिन बी ले सकते हो। विटामिन बी की जितने भी लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें कमी हो जाती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। एमबी की दवाई आती है वो आप ले सकते हो, 800 रुपये की महंगी होगी। तो आप किसी ऐसे डॉक्टर से, मुझे नॉलेज नहीं है, कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, शायद बीकासुल भी बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये आप ले सकते हो। क्योंकि विटामिन बी की कमी से ना हम भूलने लगते हैं चीज़ों को, तो आपको अपनी याददाश्त ठीक रखनी है, भूलना नहीं है, तो आप ये ले लेना। पहले चेकअप करा लेना कि सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद रूटीन डेली और ओवरऑल। देखिए अब ओवरऑल में तो ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, ओवरऑल तो बस सीधा यही है कि 5 महीने में 100% सिलेबस कवर करना। अब ओवरऑल में कुछ नहीं बचा भाई। फिर भी मंथली बना सकते हो कि इस मंथ में मेरा टारगेट है कि मैं मैथ्स का 6 चैप्टर खत्म करूंगा। मैं भी अब फास्ट पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, आपको पता होगा मैथ्स के लिए देखो सीधी सीधी बात है, आपको जो फॉलो करना है, A to Z क्वांट बैच पढ़ा रहा हूं, पेपर से पहले खत्म कर दूंगा हर हाल में। इसके अलावा स्पेशल क्लास फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ, जिसके लिए अनलॉक कोड जरूर डालना पड़ता है अभिनय मैथ्स। इसमें ज्योमेट्री चल रही है, ज्योमेट्री के बाद फिर एक टॉपिक उठा लूंगा। मतलब मैं अपना काम पेपर से काफी पहले खत्म कर दूंगा, ताकि फिर मैं रिवीजन कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैथ्स में रिवीजन कराऊं बच्चों को 1 महीना, 1 महीने में मैं ऐसे ऐसे सवाल कराऊं जो उनको पेपर में डायरेक्ट दिख जाए। तो अभी तो पढ़ा रहा हूं कंसेप्ट बनाने के लिए, उसके बाद रिवीजन कराऊंगा हर एक टॉपिक का 1-1 दिन में, कि आज एवरेज के 20 सवाल, नहीं आएगा इससे बाहर कुछ, बहुत हो गया नाटक, ऐसे करके पढ़ाऊंगा। अभी तो वक्त है तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैथ्स का मैंने अपना बता दिया। फिर भी अगर कोई चाहता है कि नहीं भाई मैं तो 2 महीने में ही सिलेबस खत्म करना चाहता हूं, तो मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूं, सुबह 9 से 11 और शाम को 8 से 10 शाम को। ये एडवांस मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ये अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं। 3 महीने अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 3 महीने में ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 3 मंथ्स में आप ये दोनों खत्म कर सकते हैं। इन दोनों बैचेज के बारे में मैं बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने इतना बता दिया, आगे की बातें। अब जैसे क्या क्या करना है, जो मोटी मोटी सी बात है ज्ञान की, वो क्या है कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो 250 इसमें लाने, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 250 इसमें लाने। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको भूलना नहीं, ये नहीं सोचना नहीं मैं इंग्लिश में ज़्यादा ले आऊँगा, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ नहीं होती। हर आदमी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। हर खिलाड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलराउंडर नहीं बन सकता, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है, तो उस पर काम करना है। ये नहीं आप बैट्समैन हो बॉलर बनने के लिए भागे जा रहे हो। अगर मैथ्स अच्छी है तो भाई मैथ्स को छोड़ना नहीं है कुछ भी, एक भी चीज रहना चाहे। इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में एक भी चीज रहना चाहे, ठीक है। वीकनेस इन चैप्टर्स जो भी है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, और वीकनेस पे काम करनी है। जिन भी टॉपिक्स पे आप वीक हो, मान लेते हैं आपकी जीएस अच्छी नहीं है, तो ये सब बहाना नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ बच्चा ऐसे, यार मैथ तो पूरा करा 150 का 150, यार जीएस में मुझे तो आती नहीं है, जीएस 1 भी नंबर का नहीं हुआ, नेगेटिव आ रहे हैं जीएस में। इससे क्या होगा, लोग पीठ थपथपाएंगे तुम्हारी, जीएस में नेगेटिव आ रहे हैं, लोग हंसते हुए निकल जाएंगे, बड़ा पागल है, इसको पता नहीं था 50 नंबर की जीएस आएगी। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना कि जीएस कमजोर है तो उसको कमजोरी बने रहने देना है। मेहनत लगानी है, उसमें भी जी जान लगानी है कि 35 तक नंबर लेके आने। मेक नोट्स ऑफ चैप्टर्स, फॉर्मूला। जैसे अभी क्या है, जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो कुछ फॉर्मूले आ रहे होंगे, कुछ ट्रिक्स आ रही होंगी, तो उनको भी याद रखना है, उन ट्रिक्स को, उन बातों को भी याद रखना है, छोड़ना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ मिल गया कि बार बार आ रहा है मैं भूल जाऊं, तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को कॉपी में नोट करते चलो। अच्छी किताबें
चूज करनी है, बट अब किताबें ज़्यादा चूज करने का वक्त नहीं है। तो अच्छी से मेरा मतलब इतना ही है कि अगर आप वन वर्ड की कोई किताब पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वन वर्ड की मैं जो किताब पढ़ के गया था उसमें से 10 के 10 आए थे, बट 3 उस किताब में ही गलत थे। अब क्या करोगे? तो ऐसा नहीं करना है कि कोई भी लोकल राइटर की बुक नहीं पढ़नी है, कोई अच्छी किताब है, अच्छे पब्लिकेशन की है। आजकल तो मुझे लगता है कि किताब से अच्छा है कि आप लोगों की पीडीएफ फॉलो करें। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि देखिए पढ़ने का फील मोबाइल में नहीं आता। मोबाइल में तो आप जैसे ही पढ़ने बैठेंगे, जैसे ही आप पढ़ने बैठे ऊपर मैसेज आएगा, हेलो 2 हार्ट बने होंगे, क्या कर रहे हो, ऐसे। फिर अब तुमसे वो पीडीएफ पे रुका नहीं जाएगा, तुम सीधे क्लिक करोगे, बस कुछ नहीं, बैठा था तो मैं याद कर रहा था और तुम सुनाओ, जबकि तुम पढ़ रहे थे, बट तुम ये कहने की हिम्मत उससे नहीं जुटा पाते हो कि तुम पढ़ रहे थे। बुरा लग जाएगा उसको। जैसे तुमने लिखा कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है पढ़ लो, तुम्हारे पास तो कभी वक्त ही नहीं होता मेरे लिए, ये किताबें ही तो तुम्हारे साथ काम आएंगी। जबकि आपको नहीं पता कि ये सही बात है, किताबें ही काम आएंगी। जब तक आप किताब पढ़ रहे हो, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, लोग आपके साथ हैं। नहीं तो जहां लोगों को बेहतर ऑप्शन मिला, लोग निकल लेंगे। तो ये मेरी बात गांठ बांध लेना। इससे अच्छा ये है कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। अगर किसी का मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, आज से ही नहीं, पिछले 6 सालों से मेरा व्हाट्सअप मैसेज कभी पॉपअप नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं कि पॉपअप हो, जब मैं खोलूंगा देखना चाहूंगा तभी देखूंगा। तो ये चीज आप कर सकते हो कि जब तक आप पढ़ रहे हो तो पॉपअप मैसेज ना आए, आपको ना पता चले कि किसी का मैसेज आया। जब आप खोलना चाहो तभी खोलो, ठीक है। अवॉइड स्लीप। अब आपको देखिए सोना तो छोड़ना पड़ेगा। जिन लोगों को ज्यादा नींद आ रही है, अपना TSH कराएं, थायराइड कराएं। नहीं जग पाते, सुबह सुबह जगने की कोशिश करते हैं, माथे में दर्द होता है, अपना TSH करा सकते हैं, विटामिन D करा सकते हैं। ये 3 टेस्ट तो मैं हमेशा लिखता हूं, क्योंकि मैं MS हूं। विटामिन बी की कमी है, भूलोगे, याददाश्त कम रहेगी। TSH बढ़ा हुआ है, कम है, नींद आएगी, थकान महसूस होगी, हर वक्त लगेगा सो जाएं। तो ये सब चेकअप्स आपको कराते रहने चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल जो हो गया है, उससे क्या हो गया है कि ये कम ज्यादा होना आम बात हो गई है, ठीक है। इसके बाद मीटिंग फ्रेंड्स, लोगों से मिलना बंद करो। आपको पता है कि मेरे जीवन में सिर्फ 1 या 2 ही मित्र हैं, 1-2 छोड़ गए, 1-2 ही बचे हैं। 1 या 2 मित्र हैं मेरे पूरी लाइफ में, मित्र बने ही नहीं ज्यादा। वक्त नहीं था तो मित्र नहीं बने। मित्र बनेंगे, मान लेते हैं 10 बना लिए, एक समझ लेगा, दूसरा नहीं समझेगा। आज एक कह देगा शॉपिंग पे चल, कल को एक कह देगा यार जो है मुझे पिक्चर दिखा ले। तो ऐसे लोग आपको बोलते रहेंगे। तो और इस दौर में तो बिल्कुल मित्र मत बनाइए। जो आपके पुराने मित्र हैं उन्हीं को कंटिन्यू करिए, नए नए मित्र मत बनाइए। कई लोगों का तो धंधा होता है, काम होता है कि इंस्टाग्राम खोलेंगे, आज 20 लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी, फिर आप उनके 20 के रिप्लाई का वेट करना है। बहुत लोगों का काम होता है। हमारे घर में खुद ही एक भाई का काम, छोटा भाई है, यही काम है उसका, 20 रिक्वेस्ट भेजनी है उसको। फिर देखेगा, चेक करेगा, अच्छा 16 डिक्लाइन हो गई, 4 एक्सेप्ट हुई, उन 4 को फिर लिखेगा हाय, उनमें से 2 के फिर से बाय, फिर 2 रह गई। प्रोबेबिलिटी देखिए आप, 2/20, 1/10 की प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब चीजों में आपको एक वो ले लेना, फोटो कह रहा हूं सामने का, ठीक है। तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि ये छोड़नी पड़ेगी, रिलेटिव से मिलना बंद करना पड़ेगा। रिलेटिव से मिलने का मतलब है कि अब शादियों में नहीं जाना। वैसे तो आपको शादी में कोई न्योता दे ही नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए टॉप 50 में या टॉप 100 में नहीं आते, तो न्योता शादी का आ नहीं रहा होगा। फिर भी है तो बहाना मार के निकल लीजिए। तमाम शादियां आएंगी, आपकी खुद की आएगी। अगर आप अभी से इन शादियों के चक्कर में रह गए, रिलेटिवों से मिलने के चक्कर में, तो आपकी शादी रह जाएगी, ठीक है। दूसरी बात कि लीव सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना मैटर हो गया है। आज कितना लोग पर्सन भारत में सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से परेशान हैं, क्योंकि हमें बातें बहुत पता लग गई। मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूं, सीरियसली तुम लोगों को बता रहा हूं कि जब मैं मतलब इसमें था, 2017 की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब अपना आराम से चला करता था मेरा जीवन, तो मुझे नहीं पता था क्या मर्सिडीज होती है, क्या BMW, क्या यूट्यूब होता है। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो मतलब मुझे डिफरेंस नहीं पता था कि व्यू और सब्सक्राइबर क्या होता है और पैसे किस चीज़ के मिलते हैं यूट्यूब पे, मुझे कुछ नहीं पता था। इतना मैं सोशल मीडिया से मतलब दूर था, कट था। ना मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, ना मैं फेसबुक का मैसेंजर, अपनी लाइफ में ही मैं खुश था। मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या होती हैं अच्छी चीज़ें। मुझे आईफोन मोबाइल के बारे में तब पता चला जब किसी ने कहा अरे यार तुम्हारे मोबाइल में अच्छी फोटो नहीं आएगी, आईफोन है मेरे पास, आईफोन में आती। व्हेन आई केम टू नो अबाउट आईफोन इन 2017,
जनवरी कि आईफोन भी कोई चीज होती है। तो मैं समझता हूं माई लाइफ वाज ब्यूटीफुल, इसीलिए ब्यूटीफुल थी कि मुझे ज्यादा चीजों के बारे में पता ही नहीं था। मुझे ना सोशल मीडिया से मतलब है कि क्या होता है, ना मैं कोई शो देखता था तो मुझे किसी से मतलब हो। आज शायद इतनी ज्यादा चीजें देख रहे हैं। मैंने व्हाट्सअप 2015 में किया, जबकि शायद व्हाट्सअप 2013 में आ गया था। लोग कहते थे अरे यार व्हाट्सअप कर दो, अरे यार प्लीज व्हाट्सअप मत करिए भाई यार, वो मैसेज कर दियो। हम तो 34 रुपए के मैसेज लिया करते थे उस टाइम पे। तो मैं अपना ही कंपैरिजन करके देख रहा हूं कि जब व्हेन आई इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ थिंग्स, यूट्यूब, ये वो, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब में जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तब लाइफ में एंजाइटी आई, ये सब चीजें आई। पहले कोई मतलब ही नहीं था किसी बात से। तो आज जो हमारी इन सब बातों की वजह है वो यही है कि हम जितनी ज्यादा चीजें जान रहे हैं उतनी ज्यादा चीजें हमारे दिमाग में घर कर रही हैं, हमारे दिमाग में बैठ जा रही हैं उतनी ज्यादा चीजें। ये हमारी सबसे बड़ा जो है जीवन की परेशानी है, संकट बन गया ये चीज। इसके बाद मैंने कहा कि अवॉइड व्हाट्सअप। व्हाट्सअप से बचने का एक ही तरीका बताया कि व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन को हटा दीजिए। पॉपअप ने नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सअप की ना मिले, चाहे कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। क्योंकि देखिए मिलेगी तो लोग भी बहुत इम्पेशेंट है। अगर आपने उनका मैसेज रीड कर लिया, इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं दिया, उनको लगता है ब्लू टिक हो गया, क्यों नहीं बोला। जबकि मैं ये परवाह नहीं करता, मैं तो जिन कितनों के ब्लू टिक करता हूं। मैं रिप्लाई तभी दूंगा जब मैं चाहूंगा। मेरा सीधा फंडा है। आप मेरे कान पे 36 बातें बोल के निकल लीजिए, गाली से लेके कुछ भी, बट मैं उसी पर रिप्लाई दूंगा जो मैं सुनना चाहूंगा। ऐसा बना लो अपने आप को। आप कुछ भी कह लीजिए मुझे। ऐसे मेरा मैसेज का भी सीधा फंडा है। मैं कितने लोगों को मैसेज 3-3 महीने बाद रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मेरा आज मन कर रहा है। लोग कहते हैं अरे साहब आप रिप्लाई कर, मन कर रहा है मेरा, अब करूंगा। डोंट। तो आपको इस चीज से भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। देखिए लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको नहीं फिक्र करनी इस बात की कि उसका रिप्लाई नहीं दिया। हम क्या सबके रिप्लाई देने के लिए ही बने थे? बताओ, हमारा भी कोई रिप्लाई दे दे, मैं 1.5 करोड़ रुपए मांग रहा हूं, उसमें से 1.5 लाख ही दे दे, कोई दे दे। मॉक टेस्ट कैन हेल्प यू स्कोर मच बेटर इन योर एग्जाम्स। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट, कई बार क्या होता है ना कि हम ये भी भ्रम पाल लेते हैं, मॉक टेस्ट में 110, मॉक टेस्ट में 120, मॉक टेस्ट में 130 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। मैं करूंगा जी क्रैक सीजीएल। आप क्रैक नहीं करोगे सीजीएल, आप क्रैक हो, सच्चाई है। और क्या, जब आपके मॉक टेस्ट में ही नंबर उस लेवल के नहीं आ रहे थे कि यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ, तो आपने कैसे सोच लिया था कि आप सीजीएल करोगे? बताओ, ये सच्ची बात है कि नहीं? मतलब ये कितना भ्रम है। ये लड़के सिर्फ सीजीएल में ही भ्रम नहीं पालते, ये हर बात में पाल लेते हैं। लड़की साफ साफ इनके मैसेज इग्नोर कर रही है, ठीक है। लड़की साफ साफ एक लड़के के साथ अपनी फोटो लगा रही है और बीच में दिल भी बना रही है, उसके बावजूद ये उसे अप्रोच कर रहे हैं। ये वो लड़के हैं जो मॉक टेस्ट में कम स्कोर आने के बाद भी जो है सिलेक्शन की उम्मीद पालते हैं। ये वो लड़के हैं जीवन में, सीरियसली मैं बता रहा हूं, जो लड़की का फोटो भी लड़के के साथ लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे कहीं, उसके बावजूद भी उसको रिप्लाई कर रहे हैं, मैं अप्रोच कर रहे हैं, यू विल बी माई फ्रेंड। अरे यार, लड़की ने कहा यार आई एम ऑलरेडी कमिटेड। नहीं नहीं, फ्रेंड तो बन सकती हो। अरे भाई, फ्रेंड बनने का फायदा क्या? अब तो तुम्हारा ढोलक बज गया, अब क्या फायदा? अरे आप फ्रेंड बन के यू विल ओनली टाइम पास। आप सिर्फ टाइम पास करोगे। क्या करोगे आप? अब आज उसको अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी देना है, खरीदना है, ये करना है, तो आप उसके लिए सिर्फ सामान लेके आओगे, सामान लेके आओगे। वो भी वो बोलेगे यार मैं पेटीएम कर रही हूं, तुमने मेरे लिए 2 चॉकलेट भिजवा देना, वहां कोने पे खड़ी हूं मैं, है। और सामने वाला पता क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम पेटीएम क्यों कर रहे हो? अरे मैं ले आऊंगा, कैसी बात करी, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। और ये उसको जो है परेशानी और भ्रम में डाल देते हैं कि मैं किसकी तरफ जाऊं। लड़की भी भ्रम में परेशान है, वो भी बेचारी क्या करे। तो ऐसी गलत उम्मीदें बिल्कुल भी मत पालो कि 110, 120, 130 नंबर आने पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी नहीं होगा। जब तक मॉक में तुम 175 नंबर ना लाओ, तब तक पेपर में बैठने का कोई मतलब नहीं। जिस दिन तुम्हारे मॉक में 175 नंबर आ जाए तो समझ लेना कि अब मैं सिलेक्शन के लायक हूं। फिर एक लड़का क्या कहेगा, सर एक बार तो आ गए थे मेरे मॉक में, ऐसे एक बार तो आ गए थे मेरे मॉक में, अब नहीं आते। कब आए थे? हाँ 1947 में आए होंगे। ओ, जब इन्विजिलेटर नहीं होता था, किताबों से लोग देख के पेपर करा करते थे। कब आए थे 175? एक बार आ गए थे। रेगुलर लाने पड़ेंगे 175, कभी 172, कभी। सुनते नहीं हो टॉपर से कि मेरी मॉक टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। भाई तभी तो होगा। हम खाली ऐसे उम्मीद कैसे पाल सकते हैं?
ये ऐसी उम्मीदें पालना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको ऑलरेडी 6 लड़कियां हो चुकी हैं, 7वें में अब अचानक से लड़का होगा। देखो वहां पे ये उम्मीद सफल हो सकती है, वहां पे ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन ऐसा यहां पे कोई जादू नहीं होने वाला कि तुम मॉक में 110 से 130 तक ला रहे थे, अचानक से इसमें 1-2 साल जाती है बच्चों की आराम से। तो मैंने पहले ही आपको ये बता दिया और आपको इस भ्रम से निकाल दिया। इससे ज्यादा और भ्रम से निकालने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो भैया मैंने जितनी कहानियां तुमको बताई वो समझ लो आप, ये मेरे बैचेज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं बैचेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या कह रहा था, एक और बात कह रहा था, अभिनय मैथ्स रेफरल कोड, हाँ ठीक है। चलो अब मैं एक चीज आपको जो समझाने जा रहा था वो ये था कि भैया मैथ्स तो मैं संभाल लूंगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, कुछ और भी चीजें संभाल लूंगा जो मुझे लगेगा कि ये बहुत जरूरी है और आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी मैं संभाल लूंगा। बट मेन बात वही है कि पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं A to Z क्वांट बैच हो, फ्री स्पेशल क्लास हो, अपना 100% एफर्ट दे रहा हूं। और मेरी गुजारिश भी है कि अब तुम कोई भी PDF वगैरह मत करो। मैंने खुद इसके लिए 2-4 बंदे बिठाए हुए हैं और मैं खुद लगता हूं उनके साथ कि किसी भी टीचर ने कुछ भी पढ़ाया हो, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, सब कुछ, मैं किसी में भी कुछ पढ़ाया हो, हम सब देखते हैं, सब PDF है। मैं तो उन टीचर्स को धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं जिन्होंने इतने प्यार से हमें CPO के सवाल अरेंज करके दे देते हैं। आज कितना कुछ है, अब मैं उसमें मेहनत क्यों लगाऊं, मैं उसमें से छांट के, बता के, ढूंढ के कि क्या बेस्ट हो सकता है, उसको एक सीक्वेंस में ला करके आप सबको पढ़ाता हूं। समझ रहे हो? तो मैं आपको तभी पढ़ा पाता हूं। तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप मैथ्स मेरे ऊपर छोड़ दो, बस जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, वो द बेस्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है मैथ्स के अंदर। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी इलाज ढूंढ रहे हैं, हो पाता है तो ठीक है, तब तक बाकी मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अनअकैडमी पे भी अगर आप आना चाहते हो तो ये मत करना कि नहीं मैं 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके आऊंगा। टारगेट मुझे 6 महीने में निकालना है, SSC आग लगा देनी है मुझे, अगर आप फाइनल ईयर कर चुके हो तो। और अगर आपका फाइनल ईयर नहीं हुआ तब आप अपना टारगेट जरूर बना सकते हो 1 साल, क्योंकि मैं बताता हूं ना इसके पीछे की वजह कि आप जो चीजें पढ़ते हो वो आपको 1-1.5 साल 2 साल तक याद नहीं रहती। पढ़ाई एक ऐसा विषय है, इंटरेस्ट तो है नहीं, ये कोई क्लास की मधु तो है नहीं जो हमेशा मीठी रहेगी, जब तक बुढ़ापा रहेगा याद रहेगी, है हनी थी क्लास में, फिर कोई कहेगा नहीं हमने तो हनीप्रीत सुनी थी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये चीजें मुश्किल होती हैं, 6 महीने में इनको दिमाग में ठूसो, पेपर में निकाल के फेंको, सिलेक्शन लो, बात खत्म। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं साल दर साल पढ़ रहे हैं। जिसको काम करना होता है वो कुछ सेकंड में कर लेता है, कुछ मिनटों में कर लेता है, और जिसकी बात नहीं बननी होती सालों साल लगे रहो, टेंशन के सिवा कुछ नहीं मिलता। ठीक है भाई, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी नंबर सिस्टम की क्लास में, तब तक विदा लेता हूं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्यार आप सबको।